दोस्तों, कोई भी इंसान जब गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। दरअसल आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद शहर की। फिरोज़ाबाद का एक गांव आता है नगला जगुआ, और इसी नगला जगुआ गांव का रहने वाला है मेवाराम यादव। मेवाराम की पत्नी का नाम है मुन्नी देवी, जिसकी करीब 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल मेवाराम के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 2 बेटियां। बड़े बेटे का नाम है सुनील यादव, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। दूसरा बेटा संजय और सबसे छोटा बेटा सनी। दरअसल मेवाराम जो अपने 2 बेटे और दोनों बच्चियों की शादी भी कर चुका है। सुनील जो कि दिल्ली शहर के फतेहपुर बेरी में रह कर के सिलाई का काम करता है, और उसके दोनों भाई भी उसी के साथ रह कर के गाड़ी चलाने का काम करते हैं। सुनील और संजय जो बारी बारी से अपनी पत्नियों को लेकर के दिल्ली शहर में आते हैं और फिर वापस अपने घर भेज देते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 8 जून की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल मेवाराम जो अपनी बेटी के ससुराल इसी सिरसागंज के अंतर्गत इंदरगढ़ गांव में जाता है कुछ दवाइयाँ लाने के लिए, और रात्रि के वक्त अपनी बेटी के ससुराल में ही ठहर जाता है। जब सुबह होती है अगले दिन सुबह के करीब 5 बजे के आसपास सुनील की पत्नी अंशिका अपने ससुर के नंबर पर फ़ोन करती है और काफ़ी घबराहट में अपने ससुर से कहती है कि पापा जी, आप जल्दी से घर आ जाइए। दरअसल सुनील जो सुबह के करीब 3 बजे के आसपास शौच करने के लिए खेतों में गए थे और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, और उनका मोबाइल भी घर पे ही पड़ा हुआ है। मैं जाकर उन्हें हर जगहों पे ढूंढ चुकी हूँ, पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अंशिका जब इस तरह की बातें अपने ससुर से कहती है तो ये जान करके मेवाराम भी एकदम से परेशान हो जाता है और सुबह सुबह ही अपनी बाइक लेकर के घर के लिए रवाना हो जाता है। दरअसल रास्ते में ही मेवाराम सोचता है कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ चला गया। जब मेवाराम अपने घर पे पहुंचता है, बेटे के बारे में जब अपनी बहू से पूछताछ कर लेता है, उसके बाद से मेवाराम गांव के कुछ लोगों को लेकर के अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। करीब 3 घंटे तक अपने बेटे की तलाश करता है। जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है, वापस जब घर आ रहा था, तभी गांव के 2 लोग मेवाराम से कहते हैं कि दरअसल रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक बोरी पड़ा हुआ है, जिस बोरी के अंदर खून भी लगा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि उस बोरी के अंदर कोई डेड बॉडी पड़ा हो। गांव का व्यक्ति जब मेवाराम से इस तरह की बातें कहता है, मेवाराम कुछ लोगों को लेकर के रेलवे किनारे जब झाड़ियों के पास जाता है तो देखता है कि वाकई में एक वहाँ पे बंद बोरी पड़ा तो है, लेकिन उसके अंदर से खून भी रिस रहा था और काफ़ी मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। चूँकि वो मामला अब पुलिस का था, लेकिन मेवाराम से बर्दाश्त नहीं हो पाता है और आखिरकार गांव के लोगों के सामने ही उस बोरी को खोल देता है। और जैसे ही बोरी को खोलता है तो आखिरकार उस बोरी के अंदर उसके बेटे सुनील की डेड बॉडी बरामद होती है। मेवाराम जब अपनी बेटे की डेड बॉडी को देखता है, गश्त खा करके ज़मीन पर गिर जाता है और फिर वो चीख चीख करके रोने लगता है। इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और तभी इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। इधर इस बात की जानकारी सुनील की पत्नी जब अंशिका को मालूम चलता है, अंशिका भी अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर के घटनास्थल पर पहुँच जाती है, और जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है तो देखने के बाद तुरंत ही बेहोश हो जाती है। इधर पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुनील के शरीर पर किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। दरअसल सुनील के नाक भी काट दिया गया था। पुलिस कार्रवाई पूरी करने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जब इस बारे में सुनील के पिता मेवाराम से पूछताछ करती है तो मेवाराम पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरा बेटा 28 मई को ही दिल्ली से चलकर घर वापस आया था और 10 जून को अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही न जाने किसने मेरे बेटे की हत्या कर दिया।
पुलिस जब सुनील की पत्नी अंशिका से पूछताछ करती है तो अंशिका भी पुलिस वालों को वही जवाब देती है जो इससे पहले अपने ससुर को बता चुकी थी। दरअसल पुलिस जब घटनास्थल को चेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो मालूम चलता है कि वो खून वहाँ से गिरते हुए गांव की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन गांव के पास जाकर के ख़त्म हो जाता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि सुनील की हत्या गांव में ही की गई है और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को लाइन के किनारे झाड़ियों में फेंकी गई है। पुलिस जब मेवाराम से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है, इसमें मेवाराम पुलिस वालों का जवाब देता है कि नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। पुलिस मेवाराम के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले सुनील के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, लेकिन उस डिटेल्स से भी पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिससे पुलिस को कोई मदद मिल सके। पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, पर बावजूद इसके अपराधियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जैसे ही लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 4 दिनों बाद 12 जून को पुलिस फिर से अपनी टीम के साथ मेवाराम के घर पे जाती है और फिर मेवाराम के साथ साथ उसकी बहू अंशिका से पूछताछ करती है। इस बार भी दोनों वही जवाब देते हैं जो इससे पहले पुलिस को बता चुके थे, लेकिन पुलिस जब मेवाराम के घर की तलाशी लेती है तो मालूम चलता है कि कमरे के अंदर जो फर्श था उस फर्श पर खून लगा हुआ था और उसे साफ करने की कोशिश किया गया था। दरअसल खून के छींटे जो दरवाजे पर ही लगा हुआ था। इस तरह के खून के छींटे जब पुलिस को देखती है तो पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि सुनील की हत्या उसी के घर के अंदर की गई है और फिर उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे ले जाकर के ठिकाने लगाया गया है। चूँकि उस वक्त सुनील के घर में सिर्फ उसकी पत्नी अंशिका मौजूद थी, इसीलिए पुलिस अंशिका को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है और जब अंशिका से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अब अंशिका के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। दरअसल अंशिका पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं जब अपने पति के साथ दिल्ली रहने के लिए गई थी तो वहीं पे मेरी मुलाकात राजा नाम के लड़के से हुई थी। दरअसल राजा राम जो दिल्ली में सुनील के कमरे के बगल में ही रहता है और हलवाई का काम करता है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का रहने वाला है। अंशिका बताती है कि जब मैं अपने पति के साथ दिल्ली शहर में गई थी तो राजा के साथ मेरा प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था, लेकिन इस बात की जानकारी मेरे पति को मालूम चल गया, इसलिए वो अक्सर मेरे साथ मार पिटाई भी करता था, जिससे मैं भी गुस्से में आकर अपने पति को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर दी और फिर एक सही मौके का इंतज़ार करने लगी। दरअसल 8 जून को जब मेरे ससुर अपनी बेटी के ससुराल में चले गए, घर में सिर्फ मेरा पति रह गया था, इसीलिए 8 जून को रात्रि को वक्त मैं राजा को अपने घर पे बुला ली। राजा जब दिल्ली से चलकर मेरे गांव में आया तो अपने साथ अपने एक दोस्त रोहित को भी लेकर के आया था। करीब रात्रि के 12 बजे के आसपास जब मेरा पति खाना खा करके गहरी नींद में सो गया, उसके बाद मैं राजा और उसके दोस्त रोहित को अपने घर के अंदर बुला ली और सोते वक्त ही सुनील की हम तीनों ने मिलकर के हत्या कर दिया। उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में ले जाकर के फेंक दिया। अंशिका जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस अब राजा और उसके दोस्त रोहित के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन इधर इस बात की जानकारी जब मेवाराम के दूसरे बेटे सुनील को मालूम चलता है कि अंशिका ने राजा और उसके दोस्त रोहित का नाम ली है, सुनील जाकर के पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी भाभी सब कुछ झूठ बोल रही है। दरअसल 8 जून को राजा जो दिल्ली के अपने कमरे पे ही मौजूद था और हमने खुद उसे वहाँ पे देखा था। संजय जब राजा को दिल्ली में होने की बात कहता है, उसके बाद से पुलिस अब फिर से जाकर के अंशिका से पूछताछ करती है और इस बार जब अंशिका पुलिस वालों को कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद सबके सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल अंशिका के पिता का नाम है वीरेंद्र यादव, जो फिरोजाबाद के ही ढोलपुरा गांव का रहने वाले हैं। अंशिका के एक बुआ है जो कटौरा बुजुर्ग गांव की रहने वाली है। दरअसल अंशिका की जब शादी नहीं हुई थी, अक्सर अपने बुआ के घर आते जाती रहती थी। अंशिका के बुआ के घर के ही बगल का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है सम्मी कुमार।
दरअसल अंशिका जब अपने बुआ के घर पे जाती है और जब समी को देखती है तो समी और अंशिका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जब अंशिका के परिवार वालों को मालूम चलता है तो अंशिका के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि समी ना तो कोई काम धंधा करता था और ना ही उसके पास कोई खेती बाड़ी की ज़मीन थी। लेकिन जब अंशिका के परिवार वालों को सच्चाई मालूम चल जाता है, घटना से करीब 5 साल पहले अपनी बेटी की शादी सुनील यादव से कर देते हैं। अंशिका शादी कर भले ही अपने ससुराल में तो आ जाती है, लेकिन सुनील को कभी पसंद नहीं करती है। दरअसल शादी के बाद भी अक्सर समी कुमार से फ़ोन पे बातचीत करते रहती है। इधर सुनील जब अंशिका से शादी कर जब अपने घर पे लेकर आता है तो कुछ ही महीनों के बाद उसे लेकर दिल्ली शहर में आ जाता है। लेकिन अंशिका जब अपने पति के साथ दिल्ली शहर में जाती है तो उसका वहाँ पे मन ही नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ से वो चाह करके भी समी से बातचीत नहीं कर पाती है। इसीलिए अपने पति से जिद करने लगती है कि मुझे घर जाना है। अंशिका जब अपने पति से जिद करने लगती है, थोड़े दिन रहने के बाद सुनील अपनी पत्नी को लेकर के वापस अपने घर पे चला आता है। लेकिन अंशिका जब अपने ससुराल में भी आती है तो अपने ससुराल में नहीं रहती है, बल्कि अपने मायके में चली जाती है और फिर अपने मायके से ही बुआ के घर पे जाती है और जा कर के समी से मुलाकात कर लेती है। ये सिलसिला लगभग कई सालों तक चलता है। शादी के जब 3 साल का समय गुजरता है तो अंशिका एक बेटे की माँ भी बन जाती है। लेकिन एक बेटे की माँ बनने के बावजूद भी अंशिका समी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल समी जो अंशिका को एक मोबाइल खरीद करके दे रखा था, जो अंशिका उस मोबाइल को अपने पति से छुपा करके रखती थी और उसी मोबाइल के जरिए समी से बातचीत करती थी। लेकिन अंशिका के शादी के बाद भी जब समी के साथ में प्रेम प्रसंग खत्म नहीं होता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी उसके पति सुनील को मालूम चल जाता है और सुनील को जब अपनी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से सुनील अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अंशिका समी से फ़ोन पे बातचीत तो कर लेती है, लेकिन चाह करके भी उससे मुलाकात नहीं कर पाती है। जब कुछ महीनों तक अंशिका समी से मुलाकात नहीं कर पाती है, अब अंशिका समी के बगैर रह भी नहीं पाती है। इसीलिए अंशिका एक दिन जब समी के नंबर पे फ़ोन करती है तो उसे समझाते हुए कहती है कि मेरे पति को रहते हुए हम दोनों एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सुनील को इस दुनिया से ही हटा दें। अंशिका जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है तो समी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से ये दोनों मिल करके एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। इधर 28 मई को सुनील दिल्ली से चलकर अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमें 10 जून को दिल्ली शहर जाना है। लेकिन अंशिका जो अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तभी इसी बीच 8 जून को सुनील का पिता मेवाराम अपनी बेटी के ससुराल दावा लेने के लिए जब जाता है तो रात्रि के वक्त अपनी बेटी के ससुराल में ही ठहर जाता है। उस वक्त सुनील और उसकी पत्नी ही घर पे मौजूद होते हैं। तभी अंशिका को मौका मिल जाता है और शाम के वक्त ही समी के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि आज बेहतर मौका है, अपने काम को आज ही अंजाम देते हैं। दरअसल उसके बाद से अंशिका जब अपने पूरे प्लान के बारे में समी को बताती है, इसी प्लान के तहत समी भी अपने एक दोस्त को लेकर के रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास अंशिका के ससुराल में पहुंच जाता है और जा कर के एक खेत में छुप करके बैठ जाता है। रात्रि के जब 11 बज जाता है, अंशिका अपने पति से झूठ बोल करके घर से जाती है कि मैं शौच के लिए जा रही हूँ और जा कर के समी से मुलाकात करती है और समी से कहती है कि रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास तुम अपने दोस्त को लेकर मेन दरवाजे से मेरे घर के अंदर एंट्री कर जाना, मैं दरवाज़ा खुला ही छोड़ दूंगी। रात्रि के जब 12 बजता है, इधर सुनील जब खाना वाना खाकर अपने कमरे में जाकर जब गहरी नींद में सो जाता है, समी भी अपने दोस्त को लेकर के अंशिका के घर में एंट्री कर जाता है। उसके बाद से अंशिका इन दोनों को लेकर के सुनील के कमरे में जाती है और फिर ये तीनों मिलकर के एक तेज़धार हथियार से सुनील के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करते हैं, जिसकी वजह से सुनील की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दरअसल इन लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया था कि उसके बाद से सुनील की डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है ताकि हम कभी पकड़े ना जाएं। सुनील की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सुनील की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक करते हैं
और रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास समी अपने दोस्त के साथ उस डेड बॉडी को लेकर के रेलवे लाइन पे जाता है। दरअसल इन्होंने पहले ही से सोच रखा था कि सुनील की डेड बॉडी को ले जाकर के रेलवे के पटरियों पर डाल देंगे और सुबह के करीब 4 बजे के आसपास जब ट्रेन आएगी सुनील उस ट्रेन के लपेटे में आ जाएगा, जिससे लोगों को भी लगेगा कि सुनील की हत्या नहीं हुई है बल्कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन समी जब अपने दोस्त के माध्यम से उस डेड बॉडी की बोरी को लेकर के रेलवे लाइन पे जाता है तो वो बोरी तार में फंस जाती है। हालांकि उस बोरी को तार से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन बोरी निकल ही नहीं पाता है। इसीलिए उस डेड बॉडी की बोरी को बगल झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। इससे पहले कि सुबह हो पाती इधर अंशिका भी अपने घर की बेहतर तरीके से साफ़ सफाई कर देती है और अपने कपड़े को भी धुल देती है। और जैसे ही सुबह के 5 बजता है, सुबह के करीब 5 बजे के आसपास अंशिका अपने ससुर के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने ससुर से झूठ बोलते हुए कहती है कि दरअसल सुनील सुबह के करीब 3 बजे के आसपास बाथरूम करने के लिए खेतों में गए हुए थे लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। वाकई में अंशिका जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो उसके बाद से पुलिस फिर से अंशिका से सवाल करती है कि आखिरकार तुमने पहले क्यों झूठ बोला, तुमने दिल्ली का रहने वाला राजा का नाम क्यों लिया था। इस पे अंशिका पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब मेरा राजा के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। दरअसल मुझे लगा कि जब मैं पकड़ ही गई हूँ तो क्यों न इस केस में राजा को फंसा देती हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रेमी समी बच जाएगा। जब मैं जेल से छूट करके आती उसके बाद से समी से शादी कर लेती। वाकई में अंशिका जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती उसके बाद से पुलिस अब अंशिका के तहरीर पे उसके प्रेमी समी और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लेती है। 18 जून को पुलिस जब इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है जवाहिर। जवाहिर जो दरभंगा बिहार प्रदेश के तो रहने वाले हैं लेकिन कतर में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जो ज़िला हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं तुल सिंह। तुल सिंह जो चंडीगढ़ शहर के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं परवीन कुमार। परवीन कुमार जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम जो रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।